बहुत लोगों के सवाल में होता है सेबी। जी, देखो सेबी का फुल फॉर्म मैं जनता को भी बताना चाहूँगा, आपके लिसनर्स को भी बताना चाहूँगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति बाजार को या स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो अथॉरिटी होती है सेबी। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे आईपीओ। आईपीओ, बिल्कुल बहुत ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल के जो लिसनर्स हैं या जो नए बिगिनर्स आ रहे हैं उनके लिए आईपीओ एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव और एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक और कॉमन चीज सुनने में आता है डिविडेंड। जी जी, सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को सुना हुआ भी है और आ भी रहा है लोगों को। अगर आप अपने फादर साहब से पूछेंगे कि भाई तो उनके अकाउंट में अगर आप कभी एंट्री नजर मारेंगे बिल्कुल आते हैं तो डिविडेंड सर। एशियन पेंट का, विप्रो का, इन्फोसिस का। डिविडेंड का अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपके लिसनर्स को समझाऊं तो उसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। सर शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, लाभ का अंश। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जिंक पॉड के एक और एपिसोड पे। काफ़ी दिनों से हमारे पास बहुत सारे कमेंट मैसेजेस आ रहे थे कि हमने जैसे वेरियस फील्ड कवर करी है, मेडिकल, हेल्थ, फिटनेस, फाइनेंशियल फिटनेस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि हम शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के ऊपर एक एपिसोड बनाएं। तो उसी को जारी रखते हुए हमने इस बार जो ये एपिसोड है वो स्टॉक मार्केट या आप कह दीजिए शेयर बाज़ार के ऊपर हमने ये एपिसोड शूट किया है। इसके लिए आज हमारे साथ स्पेशली मौजूद हैं मिस्टर करण गौरी जी। करण जी का खुद का इन्वेस्टमेंट का ऑफिस है, इनके पास फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इनको बहुत इन डेप्थ नॉलेज है शेयर मार्केट की। तो मैं चाहूँगा कि यही नॉलेज वो अपन सबके साथ शेयर करें। तो स्वागत करते हैं करण जी का। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड। थैंक यू हरीश जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिंक पॉड को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर एक इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। धन्यवाद लिसनर्स। मेरा नाम है करण गौरी। इंटीग्रिटी फाइनेंशियल सर्विसेज मेरी एक फर्म है जिसमें मैंने एंजल वन की एक फ्रेंचाइजी ले रखी है। लास्ट 14 ईयर से हम गोल मार्केट व्यास कॉलोनी में अपनी ये ऑफिसेज रन कर रहे हैं और अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक डीमेट सर्विसेज, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और स्पेशली फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत बहुत वापस से मैं कहूँगा आपका स्वागत है जो आपने हमें अपना टाइम दिया। हालांकि आज सैटरडे है बस सर इसीलिए लेकिन मैंने सुना है जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए सैटरडे भी बहुत वैल्यूएबल डे होता है। सर वैल्यूएबल होता है, काफ़ी एक्टिव भी रहता है, पर ठीक है जनता के लिए कुछ, बीकानेर की जनता के लिए अगर हम अपना कुछ कीमती समय दे पाएँ और उनके लिए वैल्यूएबल हो तो ये हमारे लिए सर काफ़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपन शुरू करेंगे। ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं एवरी डे सुनने में आ रहा है कि आज मार्केट चढ़ गया, आज गिर गया। अभी शायद चढ़ने का तो सुन ही नहीं सर, चढ़ने का तो 10 में से एक दिन आता है, 9 दिन गिरने की आ रहे हैं। ये लास्ट आई थिंक अक्टूबर मिड या नवंबर से स्टार्ट हुआ है। इसका बेसिकली जो रीजन आ रहा है सामने वो है जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारी चीजें अपन इंक्लूड कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट को अपन लाइट आउट नहीं कर सकते कि इसकी वजह से हो रहा है। जैसे अगर मैं रिसेंट की बात करूं, परसों 2 अप्रैल की, कि 2 अप्रैल को ट्रंप साहब ने इंडिया पर 26% टैरिफ इम्पोज कर दिया, तो इसके कारण मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया। कल की बात करूं, शाम को चूंकि होल डे चाइना मार्केट बंद था, फिर भी चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, 34% यूएस पर टैरिफ इम्पोज कर दिया। ठीक है, अब टैरिफ एक्चुअली क्या है मैं आपको जनता को समझाना चाहूँगा। टैरिफ क्या होता है, सपोज यूएस में कोई शर्ट इंडिया बना करके भेज रहा है 100 रुपये में, ठीक है, इस टैरिफ से पहले की बात कर रहा हूँ, और यूएस का कोई भी बड़ा ब्रांड, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, उसने अपना वाइट लेबलिंग करी और उसको 200, 300, 500 में बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये जो कि अर्लियर 3% था टैरिफ, लेकिन जैसे ही ट्रंप साहब ने 26% इम्पोज किया, अब वही यूएस का जो बायर है जिसको वो शर्ट अपनी इंडियन 100 रुपये में पड़ रही थी, वो उसको 126 रुपये में पड़ने लग गई। तो बॉस आप देखो कि वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देगा। इससे नुकसान क्या हुआ, उस बायर को भी नुकसान हुआ। अब उसको वहाँ पर अब लोकल अपना लेना पड़ेगा, सपोर्ट फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा नुकसान हुआ अपन इंडियंस को कि अपने पास यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा था माल, वो माल एक्सपोर्ट होना कम हो जाएगा या धीरे धीरे बंद हो जाएगा, क्योंकि भाई यूएस वाला यूएस में बनाएगा, इंडिया वाला इंडिया में बनाएगा, चाइना वाला चाइना में बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मैन्युफैक्चरिंग को नो डाउट इससे एक बूम मिलेगा, लेकिन सर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा सेटअप लगता है, बड़ी कॉस्ट लगती है। उसके लिए अभी अपनी जो गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट इतना जल्दी रेडी नहीं होती है।
तो इसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट हुआ वो अपने को स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इम्पैक्ट देखने को मिला। आपने देखा होगा निफ्टी कल भी 345 निफ्टी डाउन हुई है, उससे पहले 250 पॉइंट निफ्टी गिरी। बीच में ज़रूर थोड़ा स्वीट स्पॉट दिखाने के लिए निफ्टी ने 125 पॉइंट की एक तेज़ी दिखाई थी परसों इन दोनों दिनों के बीच में, पर कल मार्केट ने बहुत ज़्यादा निराश किया इन्वेस्टर्स को। और अगर मैं आपको वर्ड्स में बताऊं तो जब से ट्रंप साहब ने यूएस की गद्दी को संभाला है, $5 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं मार्केट यूएस स्टॉक मार्केट से। मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा, नहीं है तो मैं यूएस, जब 5 ट्रिलियन वहां से वाइप आउट हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ सर हमारे यहाँ से भी काफी कुछ हुआ है। बिल्कुल हुआ। तो ये मार्केट ट्रेंड अभी थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट्स पे चल रहा है। और अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जून मिड या मई एंड तक ये सारी जियोपॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक सुधरने की उम्मीद है मुझे, और मार्केट स्टेबल हो करके फिर अपवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा। यही मेरा मतलब इससे मेरा क्वेश्चन था कि ये टेम्पररी फेज है। देखो कोई भी चीज़ हो बॉस आपके टेम्परेरी ही रहती है, और मंदी तो हमेशा से टेम्परेरी रही है। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अभी आपको मंदी लग रही है, सपोज कोई इन्वेस्टर अभी नवंबर में एंटर हुआ मेरे साथ, तो उसके लिए तो मार्केट उसके मन में क्या बन रही है, उसकी साइकोलॉजी बन चुकी है कि मार्केट हमेशा गिरता ही है। सही बात। लेकिन वापस से नवंबर दिसंबर आते थे, आप ये मान लीजिए 2026 का फेब, आप और मैं अगर यहाँ बैठे रहे कभी दोबारा, तो आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट ने उस मंदी को रिकवर करके बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये उम्मीद रखता हूँ कि अपन बहुत जल्दी वापस एक एपिसोड करेंगे जिसमें अपन मार्केट ने मतलब कौन सा नया। आज हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं आई थिंक 5 अप्रैल 2026 को, बिल्कुल 25 को सॉरी, मंदी है। अब आप 26 में अगर अपन जब भी ईयर करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये मार्केट कंडीशन तब नहीं, न्यू फाइनेंशियल ईयर पे बात करेंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो ये जो अपन ने बात करी ये तो बहुत अभी करंट सिनेरियो की बात हो गई। अब मैं शुरू करना चाहता हूँ, मेरा जो मेन उद्देश्य है कि जो नया इन्वेस्टमेंट में आ रहा है या जो नया स्टूडेंट आजकल काफी इंटरेस्टेड रहते हैं शेयर मार्केट वगैरह, तो अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है उससे शुरू करेंगे, और आप एकदम सरल भाषा में उनके लिए जो शब्द यूज हो सकते हैं उनमें अपन बताएंगे उनको कि क्या वर्ड होता है। तो अपन टर्मिनोलॉजी से ही शुरू करते हैं बेसिक। सबसे पहला मैं आपसे एक ही पूछूंगा कि बहुत लोगों के सवाल में होता है सेबी। जी देखो, सेबी का फुल फॉर्म मैं जनता को भी बताना चाहूंगा, आपके लिसनर्स को भी बताना चाहूंगा। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति बाजार को या स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करती है वो अथॉरिटी होती है सेबी। ठीक है, लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बॉस हमारे पास आकर के भी कि आरबीआई और सेबी एक ही है या समहाउ एक तरह का ही काम करती हैं। तो मैं आपके लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा, सेबी एक अलग एंटिटी है, आरबीआई एक अलग एंटिटी है। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेबी जो करती है रेगुलेट, वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को, बैंक्स को। क्या ये आपस में एक दूसरे को कोई रेगुलेट करती है? नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, हाँ आरबीआई कोई पॉलिसी लाएगी उसका इम्पैक्ट नो डाउट स्टॉक मार्केट, हाँ सेबी पर भी पड़ेगा, और डायरेक्टली से इस पे स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। अभी जैसे अगर मैं आपको बता दूं, मेरे लिसनर सुनेंगे, अभी 7 से 9 अप्रैल को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ये हर 3 महीने में एक बार आती है। इसमें क्या होता है, रेट कट आता है, आरआर और सीआरआर का बिल्कुल सुनने में आता है। इसमें क्या होता है कि अगर रेट कट आता है तो बैंकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट कट न्यूट्रल रहता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और रेट कट नहीं आता है तो क्या रहेगा। तो इसका डायरेक्टली अब डिक्लेयर किसने किया, आरबीआई ने, लेकिन इम्पैक्ट किस पे आया, स्टॉक मार्केट पर या सेबी पर। और सेबी के कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिनका आरबीआई पे आता है। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं सर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम पे आएंगे आईपीओ। बिल्कुल बहुत, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल के जो लिसनर्स हैं या जो नए बिगनर्स आ रहे हैं उनके लिए आईपीओ एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव और एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, फैसिनेटिंग इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है सर इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये क्यों लाया जाता है कंपनी का। आज सपोज एक एक्स कंपनी है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो उसको जब वो जाएगी सेबी के पास और अपना आईपीओ फाइल करेगी। सेबी उसका पीछे से बैकग्राउंड वगैरह, फाइनेंशियल्स और सब प्रमोटर सब चेक करेगी। अब इसका रीज़न क्या होता है आईपीओ लाने का। आईपीओ लाने के मेन जो मोटो होते हैं किसी भी कंपनी के, जो मेन 2 मोटो होते हैं, एक तो होता है एक्सपांसन, वो अपना पब्लिक से पैसा ले करके अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाह रही है, जिसको हम भी जनता को बताना चाहूँगा मैं कि अगर कोई आईपीओ बिजनेस एक्सपांशन के लिए आ रहा है
तो आप उसमें डेफिनेटली आप अपना पैसा लगा सकते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है, जो मुझे लगता है कि उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए उस टाइम पीरियड के लिए, वो होता है डेट क्लियरेंस के लिए। सपोज किसी कंपनी पर कर्जा है, अब वो खुद की इक्विटी ना बेच करके लोगों से पैसा ले रहा है उस कर्जे को चुकाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन 3 4 6 महीनों में उस कंपनी में आप ना तो आईपीओ में जाए, ना एक बार आप इन्वेस्ट करें। जब उसका डेट क्लियर हो जाए, फिर वो दूसरी पॉलिसी ला करके अगर अपना मार्केट में एक्सपेंशन करना चाहता है, तो फिर आप भले उस कंपनी के साथ अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन जो रीजन होता है आईपीओ के, वो 2 होते हैं। ये बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपने बताया कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, और मेरे ख्याल से जनता में भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ब्लाइंडली आजकल कोई आईपीओ आता है तो एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज सर्कुलेट हो जाता है कि ये फलाना आईपीओ आने वाला है, अप्लाई कर दो। और तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लिसनर्स को भी, कि एक प्रोमोटर होल्डिंग होती है। प्रोमोटर होल्डिंग सपोज 80-90% है, क्योंकि इन्वेस्टर उसने पहले लिया हुआ होता है। अब 80% होल्डिंग वाला प्रमोटर चाहता है कि मैं अपने भी इक्विटी बेचूं। अब उसमें क्या है, प्रमोटर के पीछे का इंटेंशन समझना पड़ता है कि भाई वो इस 10% को अपनी इक्विटी बेच करके वो किसी अपनी सिस्टर कंसर्न कंपनी में लगाना चाह रहा है, या अपनी ही कोई दूसरी ब्रांच लाना चाह रहा है। क्योंकि देखो 2 तरीके से पैसा आता है, या तो वो पब्लिक से ले ले, ठीक है, पब्लिक से तो वो आईपीओ के थ्रू ले ही रहा है, लेकिन अब वो चाह रहा है कि मेरा पैसा है ना, मेरी इक्विटी भले इक्विटी कम हो जाए, मैं अपनी 10% इक्विटी को लिक्विडेट कर देता हूँ और वो पैसा मेरे पास ही आना है। मैं इसको एक नया प्लांट डाल दूंगा, नया कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल दूंगा, या नया कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आऊँगा जिससे मैं और पैसा कमा सकूँ। अगर सर वो कंपनी है, वो प्रमोटर पैसा कमाएगा, तो नो डाउट आप और मैं भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि उसका विजन अपनी कंपनी को ग्रो करना है, ना कि 10%। हाँ, ना कि वो इक्विटी बेच करके अपने लिए बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी खरीदना है। तो इंटेंशन सबसे मेन होता है, प्रमोटर का इंटेंशन क्या है उस आईपीओ को लाने का। एक और कॉमन चीज सुनने में आता है, डिविडेंड। जी, डिविडेंड बहुत अच्छा सवाल है बॉस आपका। डिविडेंड लोग क्या है, सुनने में अच्छा लगता है, लोगों को सुना हुआ भी है और आ भी रहा है लोगों को। अगर आप अपने फादर साहब से पूछेंगे कि भाई, तो उनके अकाउंट में अगर आप कभी एंट्री नजर मारेंगे, बिल्कुल आते हैं डिविडेंड। एशियन पेंट का, विप्रो का, इन्फोसिस का। डिविडेंड का अगर मैं बहुत सरल शब्दों में आपके लिसनर्स को समझाऊं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश। सर, शब्द में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, लाभ का अंश। जब किसी कंपनी को पूरे फाइनेंशियल ईयर में सपोज 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उस प्रॉफिट में प्रमोटर की इसमें अच्छी नीयत बहुत काम करती है, या बोर्ड जो बैठा है वो कहता है काम करते हैं, फलाने इन्वेस्टर्स ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है और अपना इस मंदी में भी पैसा नहीं निकाला है, लेकिन मेरी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, 40 करोड़ का मुझे वापस पे ऑफ करना है। क्यों? इन्होंने ये मेरे लिए लॉयल रहे, मैं इनके लिए लॉयल रहूँगा। तो वो 40 करोड़ जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनमें कुछ हिस्सा, छोटा थोड़ा हिस्सा बांट देती है। देखो, चाहे तो कंपनी अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसने कंपल्सन नहीं है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं होता बॉस। लेकिन जब आपको लगता है कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एमआरएफ हो गया, रिलायंस हो गया, जब ये आपको डिविडेंड देती हैं, तो जब आपके पिताजी ने आपको बताया होगा कि हरीश जी आप अपना ये स्टॉक में रखना, ये डिविडेंड अच्छा देता है। बॉस, आप मानोगे नहीं, मेरे पास कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनकी बाइंग कॉस्ट अगर किसी स्टॉक की 1200 रुपये, तो उनके पास हर साल पिछले 10, 12, 15 सालों से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, डिविडेंड कम से कम 4-5 हज़ार रुपये से एक शेयर पे 5,000 का डिविडेंड आ चुका है। वो स्टॉक 1200 का उन्होंने खरीदा था, वो स्टॉक 3,000 का हो चुका है और उस पर बोनस भी आ चुका है। तो आप ये समझिए, जब भी आप किसी स्टॉक में निवेश करते हो तो आपको 3 तरह का प्रॉफिट होता है। लॉस एक तरह का क्या होगा कि आपने 1,000 रुपये की चीज़ खरीदी, वो चले गए, 700 रुपये हो गए और 600 रुपये हो गए। बिल्कुल। लेकिन बेनिफिट क्या क्या होता है? प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है अपने को, नंबर 1। जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो अपने को डिविडेंड या लाभांश देती है, नंबर 2। और तीसरा, आपको बोनस शेयर देती है। 3-4 साल में कंपनी क्या करती है, 2 पर 1 बोनस दे देगी, 1 पर 1 बोनस दे देगी, 5 पर 1 बोनस दे देगी, विदाउट एट एनी कॉस्ट। तो आपके पास अगर 1,000 रुपये के 100 शेयर हैं, आपने उनको 3-4-5 साल 6 साल रख लिया, तो आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी मिला, डिविडेंड भी मिला एवरी ईयर। और 5 साल बाद अगर कंपनी ने बोला कि मैं 1 शेयर के बदले 1 शेयर दे रही हूँ, तो हरीश जी आपको 100 के 200 शेयर हो जाएंगे आपके। तो रिवार्डिंग है, काफी रिवार्डिंग है। अब क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जब वो डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो आपको 200 शेयर पे डिक्लेयर होगा, आपके ऊपर 200 शेयर पे आपको प्रॉफिट डिविडेंड आएगा।
अब आप ये समझिए बॉस, तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। बिल्कुल। इसलिए इसमें मैं, इसके आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। डिविडेंड लेने के लिए मैं लिसनर्स आपको बताना चाहूँगा कि आपको जितना लंबा समय आप स्टे इन्वेस्टेड रहेंगे, अपना पैसा निवेशित रखेंगे, उतना ही बॉस फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। अगला कॉमन टर्म जो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ आपसे, काफी दिनों से मैं सुन रहा हूँ एक टर्म्स, आजकल लोग F&O बहुत कर रहे हैं। जी, मैंने भी कुछ रील्स पे देखा, इंस्टाग्राम पे कुछ मतलब सेल्फ एक्लेम टीचर बने हुए हैं या कोचिंग दे रहे हैं इंटरनेट के जरिए। जी, जी, जी। F&O, फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑप्शन। एंड ऑप्शन, बिल्कुल बॉस। हालांकि वो कहते हैं ये काफी रिस्की चीज है। है बॉस, बिल्कुल रिस्की है। मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूँगा, फ्यूचर्स और एक कैश में एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि फ्यूचर्स लॉट में काम करता है, मिनिमम एक लॉट होता है। मैं आपको अगर डिफरेंस बताना स्टार्ट करूं तो अपन एक सपोज मानते हैं कि कैश में आप मिनिमम 1 शेयर भी परचेज कर सकते हैं, 11 शेयर भी परचेज कर सकते हैं, 100 शेयर भी परचेज कर सकते हैं और 2000 शेयर भी परचेज कर सकते हैं। फ्यूचर में आपके पास ये लिबर्टी नहीं रहती। फ्यूचर में आपको मिनिमम 1 लॉट परचेज करना पड़ेगा। अब वो 1 लॉट 50 शेयर्स का है, 1500 शेयर्स का है या 5000 शेयर्स का है, आपको मिनिमम उसी पे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट 1। दूसरा एक पॉइंट होता है अपने को एक्सपायरी का। आज आपने कोई कैश में 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर कुछ भी परचेज किए, आप उसको कल मतलब डे आफ्टर टुमारो, बेच एक सकते महीने हैं। बाद, 1 साल बाद, 100 साल बाद आप चाहे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी सेल आउट कर सकती है। ये इक्विटी कैश के लिए बता रहा हूँ। फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। हर महीने के अंतिम गुरुवार को, लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ, आपको उसमें सौदा स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा। खत्म हो जाएगा उस खत्म दिन। हो जाएगा, बिल्कुल बॉस। वो लॉट जो लिया था वो उस लॉट दिन, आपको, चाहे अगर प्रॉफिट आपने, है चाहे नुकसान है, उस दिन हाँ, खत्म हो अगर जाएगा। आपने परचेज किया हुआ है तो सेल करना पड़ेगा, सेल किया हुआ है तो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरा डिफरेंस आता है मार्जिन का। इक्विटी के कैश में एक होता है कि अगर आपको किसी, सपोज इन्फोसिस अभी 1500 का चल रहा है, आपको उसके 1000 शेयर या लेने, तो आपको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फ्यूचर आपको ये लिवरेज देता है कि आप 3.5 या 4 लाख रुपए का एक लॉट ले सकते हो जिसमें 1000 शेयर है या 2000 शेयर है। मतलब इसमें एक फ़ायदा हो जाता है आपको कि आप कम पैसा दे करके ज़्यादा शेयर ले सकते हो। तो F&O सर ये होता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि आप बाउंड हो चुके हो कि आपको वो सौदा स्क्वायर ऑफ करना ही है। अब सर गुरुवार को सिस्टम को या उस प्लेटफॉर्म को नहीं पता है कि मैंने परचेज किया हुआ है तो मार्केट को ऊपर ले जाना है, या सेल किया हुआ है तो मार्केट को नीचे ले जाना है। तो जहाँ ये कंपल्शन आ गया कि आपको सौदा काटना ही काटना है, वहाँ पर सर आप तो फिर बंद गए तो फिर आपको लॉस भी बुक करना पड़ेगा, टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंडेशन करना पड़ेगा। और फ्यूचर को और ज़्यादा इजी करने के लिए एक ऑप्शन लोग लिया है जिसमें कॉल और पुट होती हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, CEP इसलिए बोला जाता है। मैं आपके लिसनर्स को बता दूं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। कॉल जो होती है वो तेज़ी को डिनोट करती है कि अगर तेज़ी लग रही है किसी को तो वो कॉल में लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाता है, और किसी को मंदी लग रही होती है तो पुट में लॉन्ग पोजीशन में बैठ जाता है। मतलब अगर मार्केट टूट रहा है तो पुट बढ़ेगी, मार्केट अगर बढ़ रहा है तो कॉल बढ़ेगी। अपन इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत पेचीदा हो जाएगा आपके लिसनर्स के लिए। पर अगर आप मेरी पर्सनल राय माने तो मैं F&O को स्ट्रिक्टली मना करता हूं कि आप इसमें ट्रेडिंग ना करें जब तक कि आपके पास सेकंड सोर्स ऑफ बिजनेस या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो। आप टोटली इस पर डिपेंड ना करें। मेरी आपके लिसनर्स को यही राय रहेगी कि आप कैश सेगमेंट में 10, 20, 50, 100 जितने आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें। चूँकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लॉन्ग टर्म में अगर आप शेयर लेके छोड़ते हो तो आपको 3 तरीके के फ़ायदे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बताया। मैं भी व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप F&O के तरफ जा रहे हैं तो या तो अच्छे से रिसर्च करिए, क्योंकि मैंने सुना है ये जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दिखा, इसमें भी काफ़ी स्कैम्स निकल के आ रहे हैं कि वो कैंडल चार्ट और वगैरह पढ़ना सिखाते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से एक दिन का काम नहीं है सर, बहुत लंबी तो वो प्रैक्टिस, आपको बहुत वो लंबा ये टाइम एक तरह का गैम्बल है जो मैंने देखा है लोगों करते हुए, और काफ़ी लोगों को नुकसान ही हुआ है इसमें। बहुत सेबी का डेटा उठाओगे तो 98 या 97% क्लाइंट्स या ट्रेडर्स अपना पैसा लूज कर रहे हैं। अब क्या आप मानो कि उन 97% में से किसी को चार्ट देखना नहीं आता होगा? अपन बेयर मिनिमम माने 10% तो ऐसे क्लाइंट होंगे या कस्टमर होंगे या ट्रेडर्स होंगे जो इन चार्ट को फॉलो करते होंगे या किसी के ट्रेंड को फॉलो करते होंगे कि हम इसके साथ काम करेंगे, इसके टिप पर काम करेंगे। वो खो रहे हैं बॉस। और मैं आपको इतनी सी बात मानता हूँ कि
अडानी साहब, अंबानी साहब, ये सर अगर अपने इतने बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स ला रहे हैं, अगर ट्रेडिंग में ही पैसा बन रहा होता क्यों करते हैं? तो बॉस वो, मैं तो अपना क्यों बोलूं, बहुत हायर अथॉरिटी वाले CFA CFP ले करके 100 जनों की टीम बैठाते, उनको वो 1000 करोड़ रुपीस या 1000 करोड़ रुपीस देते और बोलते कि आप ट्रेडिंग करो, तो और सर उनको पैसा पैसा बढ़ाओ। कमा के दे दो। फिर वो क्यों इतना मॉड्यूल लाते कि टाटा वाले जूडियो ला रहे हैं, रिलायंस वाला रिलायंस स्मार्ट ला रहा है, वो क्यों लाते हैं सर? सही बात तो है। आपके लिसनर्स को मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, आपके लिसनर्स को भी बोलूँगा कि प्लीज़ ट्रेडिंग से बचिए। ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फायरेबल है सर, बहुत ज़्यादा आग है, उसमें मत जाइए आप। आपके क्लाइंट्स को, आपके व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा। जब अपन ट्रेडिंग पे इतनी बात कर ही चुके हैं तो एक एक्साइटिंग सा टॉपिक है, जी बताइए। मैं उस पर बात करना चाहूँगा, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा बॉस आपने। ये आज मेरे से भी, आज भी जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, चाहे अनुभव में बड़े हैं, वो मेरे से आज भी पूछते हैं कि ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग। तो बॉस मैं आपको वापस पीछे ले जाऊँगा अपने उस पॉइंट पर। ट्रेडिंग का तो अभी अपन ने ख़त्म किया कि ट्रेडिंग क्या है एक्चुअली, मैं आपको समझाता हूँ। आपने कोई चीज़, क्लाइंट ने 100 रुपये में कोई शेयर लिया, जैसे 102 आया उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसने 2% रिटर्न निकाल लिया सेम डे। क्लाइंट की मेंटेलिटी बन जाती है कि मुझे महीने में 30 दिन है, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, मुझे 22 दिन मिल गए। 22 दिन में अगर मैं डेली 2% निकालता हूँ तो 44% रिटर्न आ गया मेरी इन्वेस्टमेंट पर या प्रिंसिपल अमाउंट पे। सुनने में काफ़ी लुक्रेटिव लगता है, अच्छा लगता है, कानों को सुनने में अच्छा लगता है कि हाँ यार 44%। फिर क्लाइंट अपने मन में एक इल्यूजन बना लेता है कि अगर मैं 22 दिन में से 15 दिन भी पॉजिटिव निकला और 7 दिन भी नेगेटिव निकला तो भी मेरे कोई इशू नहीं है, मैं 20-22%, 25% तो रिटर्न आराम से निकाल लूँगा अपने कैपिटल पर, है ना। फिर वो मार्केट में बैठता है। पर सर आप मानिए, जब आप 100 रुपये से 102 रुपया बनाते हैं तब आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी देने होते हैं, ब्रोकर की ब्रोकरेज भी देनी होती है और सरकार को टैक्स भी देना होता है। तो वो आपको कहीं ना कहीं 102 रुपये का अगर आप क्रॉस प्रॉफिट करते हैं तो वो आपको 101 रुपये 40 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे के आसपास आपको वो प्रॉफिट पड़ता है। अब इसका रिवर्स करते हैं, क्लाइंट जब 2 रुपये का लॉस करता है 100 में से तो 98, सर जब लॉस में है ना वो आपके चार्जेस जुड़ जाते हैं तो आपका लॉस 2 रुपये का नहीं होता, 3 रुपये 30 पैसे का होता है। प्रॉफिट आपने किया 1 रुपये 30 पैसे का, लॉस कर रहे हो आप 3 रुपये 30 पैसे का। बस जब आप ऐसे करते रहते हो लॉस प्रॉफिट, तो एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द डे लॉस वाला अल्टीमेटली लॉस की कैंडल ही बड़ी दिखेगी। ये होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपने कोई 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, 103 हो गया मुझे नहीं बेचना, 120 हो गया मुझे नहीं बेचना, डिविडेंड आ गया 2 रुपये 5 रुपये, आपकी कॉस्ट घट गई ना सर। बिल्कुल। अगर उस शेयर पे आपको कंपनी ने 3 रुपये डिविडेंड दिया, आपकी कॉस्ट कितनी होगी 97। 3 साल बाद आपको 3 रुपये हर साल मिल गया, आपकी कॉस्ट होगी 91, 9 रुपये आपको डिविडेंड आ गया। 3 साल बाद बोनस आ गया, 1 पर 1 फ्री, सर आपकी कॉस्ट होगी 45 रुपीज़ के आसपास, 46 की आपकी कॉस्ट आ गई। सर ट्रेडिंग कभी भी बीट नहीं कर पाएगी इन्वेस्टमेंट को। हाँ, मैं बिल्कुल इसको डिनाई नहीं करता, कोई 2-3% है आपके पास, इतना बढ़िया सेटअप लगा हुआ है जो मार्केट के उसको इम्पल्स बाइंग को, इम्पल्स सेलिंग को पकड़ ले, आप टेक्निकल अच्छा जानते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे चार्ट ट्रेडर हो, 6-8 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास एक टीम मेंबर है 2, उनको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल एनालिसिस का। उसके साथ आप फिर भी जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग इज़ द बेस्ट। मैं तो ये कहूँगा सर, जो ये सुनने में आता है ना, ये टिप मिली है, ये टिप मिली है, मैं तो जो मिलता है उसको मैं कहता हूँ अगर ये टिप आपके और मेरे तक पहुंच गई ना, इसके मतलब ये टिप नहीं है। और अगर चाय वाला, पानीपुरी वाला, कोई आसपास छोटी शॉप में अगर वो टिप पहुंच चुकी है, आपने सही बोला, तो क्या बड़ों को नहीं पता होगा? बिल्कुल, वो सर बड़े इसमें क्या गेम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटर बेस्ड टिप होती है, पंप एंड डंप। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं आपके लिए। सपोज एक 5 रुपये का शेयर है, उसमें बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं 10, 12, 15 का सिंडिकेट होता है, वो उसको बल्क में परचेज करके 8 रुपये तक ले आते हैं। 8 रुपये के बाद में वो मार्केट में उसको फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनको कुछ पैसा पे करते हैं और बोलते हैं भैया आप मार्केट में इसको बताओ कि प्रमोट करो। 8 रुपये पे जैसे ही मार्केट में वो शेयर आता है, सबसे पहले एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, हिस्ट्री देखता है, अरे यार ये तो 3 दिन में 5 से 8 है, इसका मतलब और बढ़ेगा। इन्वेस्टर या ट्रेडर एक्चुअली, या बोलते हैं ग्रीडी पर्सन, उसमें पैसा डालना स्टार्ट कर देता है। 8 से वो धक्का लगाते 13, 14, 15 तक आपके मेरे जैसे लोग ही पहुंचा देते हैं उसको, ठीक है।
17, 18, 19, 20 बढ़ा। और फिर जो नए इन्वेस्टर जो रील्स ज़्यादा ध्यान देते हैं रील्स पर, वो 19 पर 20 पर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। एंटर लिया उन्होंने 19-20 पे, सिंडिकेट को पता लग गया अपन ने कितने में लिया था, 5 रुपये में 20 रुपये आ गया बॉस। उन्होंने तो 1 महीने में 4 गुना पैसा कर लिया अपना। काटो बॉस पंप तो कर लिया, अब आती है डंप की बारी। जैसे ही वो डंप करते हैं बॉस, लोअर सर्किट इतना स्पीड से लगते हैं कि जिसने 19 में निकाला लिया था उसको 17 में निकलने की जगह नहीं मिलती, 13 में निकलने की जगह नहीं मिलती, 7 में निकलने की जगह नहीं मिलती। तो 7 में जिसने खरीदा 8 में, वो भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। उसको क्या लग रहा है 7 में लिया अभी तो बहुत ऊपर जाएगा, जो 18 में घुसा उसको लॉस हो गया। इस तरीके की टिप्स पर रिलाय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पंप एंड डंप पर काम करते हैं। मेरे व्यूअर्स को बताऊंगा कि यही असली टिप है। जो अपन ये टिप ले रहे हैं कि 2 रुपए का शेयर है ले लो, ये सब कुछ टिप नहीं है। ये अगर आपके और मेरे तक पहुंच गई तो ये टिप नहीं है। अपन से ऊपर बहुत बड़े लोग बैठे हैं जो इस टिप को आगे आने ही नहीं देंगे। आपके पास आइए, मेरे पास आइए, तो ये कहीं ना कहीं से कोई ना किसी तरह का स्कैम है, जो मेरे ख्याल से आपको रियलाइज करना चाहिए। असली टिप जैसा सर ने बताया अभी कि ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए अपन को, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए। तो आप भी ध्यान रखिए इस चीज़। और इन्वेस्टमेंट के लिए सर मैं आपको और आपके लिसनर्स को एक ही टिप देना चाहूँगा, जिस चीज़ को आप रेगुलर पिछले 5 सालों से, 10 सालों से, 20 सालों से आपका फैमिली अगर यूज़ कर रही है, उसका आपको कंपनी का अगर शेयर लेने में कोई आपको दिक्कत नहीं होएगी, कोई आपका लॉस नहीं होगा। वो कैसे? बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आजकल की जो जनरेशन है, आप और मैं भी मोबाइल उठाते हैं। इसका मतलब आपने सबसे पहले आईटी को यूज़ कर लिया, बिल्कुल, या टेलीकॉम सेक्टर को, है ना। टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय एयरटेल है ना, बिल्कुल, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, ठीक है। आप उठे, आपने ब्रश व्रश करने के लिए कोलगेट उठाया, एफएमसीजी आ गया, कोलपाल और इस तरीके के, है ना। मैं सेक्टर बता देता हूँ, स्टॉक्स का नाम सॉरी मैं ले नहीं सकता। फिर आपने एफएमसीजी में ले लिया, फिर आप ऑफिस के लिए निकलते हो, नो डाउट किसी ऑटो में, मतलब ऑटोमोबाइल, मतलब कार या बाइक पे निकलोगे तो ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कीजिए। आप गाड़ी जो चला रहे हो उसके टायर किसी न किसी कंपनी के होंगे, आप टायर सेक्टर में इन्वेस्ट कीजिए। आप उसमें घर से निकले पेट्रोल पंप पे डीजल या पेट्रोल भराने जाएंगे, आप ऑयल सेक्टर में कीजिए। आप घर बना रहे होते हैं, घर में रह रहे होते हैं, सीमेंट लगा हुआ है, स्टील लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, गीज़र लगा हुआ है, फ्रिज लगे हुए हैं आपके, आप उनके सेक्टर वाइज उसके कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं देती। इसी को मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने पैसा कमाया वो बैंक में रखा या बैंक में डाला, बिल्कुल, तो वो बैंकिंग सेक्टर में भी काफी अच्छा चलता है। बैंकिंग सेक्टर, वही बैंक में आप पैसा डालोगे तभी तो वो फाइनेंस करेगी, तभी वो लोन देगी तो पैसा वापस मार्केट में आएगा। आज आप और मैं लोन लेते हैं 3 चीज़ों के लिए, बिजनेस के लिए, कार लोन, होम लोन, बिल्कुल बेसिकली अपन बेसिकली टॉप 3 की बात करें तो जब मैंने पैसा ले लिया बैंक से, तो मैं कोई ना कोई ऑटोमोबाइल खरीदूंगा या बिजनेस बढ़ाऊंगा या घर बनाऊंगा तो मुझे वापस से मार्केट में जा करके सीमेंट भी परचेज करना है, स्टील भी लेना है। तो मार्केट में पैसा आया, जब मार्केट का पैसा मार्केट में आता है तो मार्केट बढ़ता है, ये मान के चलिए सर। ये टिप बहुत काम है, ना कि कोई आपको कह दे शिपिंग इंडस्ट्री का आप शेयर ले लीजिए। तो शिपिंग इंडस्ट्री तो मेरे डेली लाइफ में तो कोई यूज़ नहीं आ रही। ये जो जितना भी सर ने बताया ये वो चीज़ें हैं जो आप और मैं डेली यूज़ करते हैं लाइफ में। तो मेरे ख्याल से ये है एक्चुअल टिप। आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत जनरल सा टॉपिक है, मुझे लगता है मेरे व्यूअर बहुत इंटरेस्टेड होंगे। एक मन में कन्फ्यूजन सा बना रहता है कि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। और हाँ, कस्टमर आज जो मेरे क्लाइंट आ रहे हैं वो यही बोलते हैं कि यार करण जी आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, और मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इतना ट्रांसपेरेंट हूँ कि जो म्यूचुअल फंड देता हूँ ना, हमें एक म्यूचुअल फंड एएमसी वाले एक फैक्ट शीट प्रोवाइड करते हैं फिजिकल मोड में। फैक्ट शीट में क्या होता है, सपोज मैंने आपको XYZ फंड दिया, उसके सेक्टर्स कौन कौन से वो चूज़ कर रहे हैं और उसमें कौन कौन से शेयर्स में वो पैसा डाल रहे हैं, वो पूरा आप मुझे भी बताती है कंपनी और इन्वेस्टर को भी बताती है, और मैं अपने इन्वेस्टर को ज़रूर बताता हूँ। तो उसी टाइम क्लाइंट मेरा बैठा होता है, इन्वेस्टर बैठा, तो बोलता है करण जी यार आपको इतना पता है या मुझे आपने दिखा दिया, तो अपन डायरेक्ट स्टॉक्स में क्यों ना कर ले, म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों ना जाए। तो बस इसका एक बहुत बड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डायरेक्ट इक्विटी क्या होती है। एक .com बबल आया था 2000 में, ईयर 2000 में एक .com बबल आया था। 92 तो 67 में था, स्कैम था, उसके कारण मार्केट टूटा। उसके जस्ट बाद 2000 में .com बबल आया था। पर्टिकुलर आपने उस टाइम जो भी कंपनी वाले थे उन्होंने अपने नाम के आगे .com लगाया और IPO रिलीज़ कर दिया। IPO रिलीज़ किया,
तो ओवर सब्सक्राइब हो गए 1000 टाइम, 100 टाइम, 500 टाइम, और बबल जैसे ही बस्ट हुआ सारे लोगों के पैसे डूब गए। ये स्कैम हिस्ट्री में है। आपके व्यूअर, आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा, यही हुआ था। आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने कहा करण जी मुझे फ़र्ज़ करो ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, किसके शेयर में लूँ? कोई शेयर 1200 का है, कोई 50 रुपये का है, कोई शेयर 1,40,000 रुपये का है। क्या आप ले सकते हैं 1000 रुपये में ये शेयर? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही ले नहीं सकते ना। ठीक है, पहला पॉइंट कि आप कम पैसा लगा करके अपनी मन का शेयर तो नहीं ले सकते। यू आर बाउंड टू परचेज बिलो 1000 रुपीज शेयर्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसमें अच्छी कंपनीज है, लेकिन आप बाउंड हो चुके हो। यही मैं आपका 1000 रुपये म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ, 55 से 54 शेयर आपके आ जाएंगे उसी फंड में 1000 रुपये में। 0.001 0.003% डिपेंड करती है, पर आ जाएंगे। पॉइंट 1, आपने कहा करण जी मुझे तो 1,00,000 रुपये एक ही स्टॉक में लगाना है डायरेक्ट, और किसी अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी कंडीशन बनी कि वो सेक्टर, चलो वो स्टॉक नहीं, वो सेक्टर मंदी में आ गया, आपका पैसा हो गया 1,60,000। अब आप तो बाउंड हो गए यार कि मेरे को तो वेट करना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड आपको ये लिबर्टी देता है, जब आपके 8 या 12 स्टॉक सेक्टर्स में पैसा जाएगा, 55 स्टॉक्स में पैसा जाएगा, तो एक स्टॉक या 2 स्टॉक ही तो नीचे गए, बाकी तो आपको ऊपर किया हुआ है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको एक डेटा बताना चाहूँगा, जो डायरेक्ट इक्विटी में पैसा डालते हैं वो इन्वेस्टर 57 से 60% इन्वेस्टर पैसा खोते हैं। अच्छा। हाँ, 40% लोग ये जो पैसा बना पाए हैं, जिन्होंने, मैंने आपको बताया ना, निफ्टी 50 के शेयर्स ले लो या सेंसेक्स के 30 शेयर्स ले लो, और वो भी लॉन्ग टर्म में। तो आप सोचो 60 से 60% लोगों ने पैसा गंवाया है। क्यों? क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं बॉस कि नीचे आया, एक बार निकलो, अब अपन दूसरी में करते हैं। ठीक है, इतने में वो वाला शेयर उठने लगा, इसका मन तो लालची है ना बॉस, पेशेंस नहीं है क्लाइंट में, वो यहाँ बेचेगा, वो उसमें जाएगा, वो वापस नीचे आ जाएगा। म्यूचुअल फंड आपके लिए ये बहुत अच्छी टीम बैठाती है और ये काम वो करती है। तो आपके सामने वो काम जब नहीं हो रहा होता तो आप अच्छे से उस पर रिलाई कर पाते हो। मैं आपको वो छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सन 1930 या 40 की बात है, यूएस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था साइकोलॉजी पर, ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड के ऊपर ही। मार्शमैलो करके एक, अगर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊँ, एक स्वीट पनीर अपन मान सकते हैं, मीठा पनीर। जानता हूँ मैं, बिल्कुल मार्शमैलो कहते हैं। मार्शमैलो, उन्होंने क्या किया, 3.5 साल से लेकर के 5 साल के कम से कम 100 बच्चों को बुलाया, अलग अलग कैबिन में बैठाया और उनके सामने मार्शमैलो रख दिया। उनको ये बोला कि ये आपके सामने मार्शमैलो पड़ा है, हम बाहर जाके जा रहे हैं, जब तक हम आते हैं जिसका जिसका मार्शमैलो एज इट इज पड़ा रहेगा उसको हम जितना मिला है उतना और दे देंगे। बच्चे भूखे भी थे, बच्चों ने उसका वेट किया। जैसे लोग निकले, वो जो भी उनके देखने वाले थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, वो निकले, बच्चों ने 3 तरह की हरकतें करी, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। 70% बच्चों ने तो भूख लग रही थी, खा लिया, बोला कि बाद में डबल आएगा नहीं आएगा, पहले ये खा लो, क्योंकि भूख लग रही थी। 10% भी लोग, बच्चों ने क्या किया, उनका लगा कि यार नहीं यार देखूंगा तो मेरे को भूख लग रही है, उन्होंने वहाँ से अपना ध्यान हटाया, दूसरी तरफ अपने किसी खेलने में लग गए। ठीक है, और जो 20% थे उन्होंने क्या गलती करी, टेस्ट कर लेता हूँ यार एक बार, ख़त्म नहीं करना ना, टेस्ट तो कर ही सकते। उन्होंने टेस्ट किया, जैसे ही टेस्ट किया उनको वो स्वाद आ गया, प्रॉफिट आने लग गया। स्वाद आ गया मतलब जैसे ही क्लाइंट ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, वहाँ पर उसने अपना सारा पोर्टफोलियो जीरो कर लिया। क्यों? उसको ये लग रहा है कि अब मार्केट अभी ऊपर वापस नीचे आएगा तो मैं ले लूँगा। जो 10% लोग बच्चे थे ना, उनको जब 40 साल बाद उनकी स्टैटिक्स निकाले उन्होंने, बॉस वही 10% लोग यूएसए में बहुत अच्छे लेवल पे या तो जॉब कर रहे थे या बहुत अच्छा अपना स्टार्टअप या बिजनेस चला रहे थे। तो इन्वेस्टिंग में ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आपने उसको बार बार देखा ना या टच किया ना, तो आपका मन कर जाएगा उस प्रॉफिट को बुक करने का। ये एक मतलब बहुत बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल मैंने भी सुना, क्योंकि यूएस का था तो अपन देख तो सकते नहीं। बहुत बढ़िया बताई है, एग्जांपल आपने बहुत अच्छा। और अगर मैं बिल्कुल लेमैन की बात करूं, लेमैन की, आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने फूड ऑर्डर किया, सबसे पहले वेटर आता है आपके सामने, मेन्यू रखता है, आप मेन्यू में से आपने फूड ऑर्डर कर दिया, सपोज आपने बटर पनीर और लच्छा नान वगैरह रायता वगैरह कर दिया। सर आप उसके बाद क्या करते हैं? खाएंगे, मैं ऑर्डर वेट करते हैं, सबसे पहले तो वेट करते हैं ना सर,
बिल्कुल। आपको पता है कि मेन्यू पे साफ लिखा हुआ है इट विल टेक टू प्रिपेयर 20 to 25 मिनट्स। आपके माइंड को रेस्टोरेंट वाले ने प्रिपेयर कर दिया कि भैया 20 मिनट से पहले तेरा फूड नहीं आएगा तेरे पास। आप फैमिली से बात करते हो, फोटो खींचते हो, कुछ भी बातचीत करने लग जाते हो। क्या आप हर 5 मिनट में शेफ को नॉक करके बोलते हो कि हमारा ऑर्डर नहीं आया, हमारा ऑर्डर? हाँ, आप 20-25 मिनट बाद ज़रूर पूछोगे। हर 5 मिनट तो नहीं पूछते। सर आज इन्वेस्टर ये सबसे बड़ी गलती यही करता है, जैसे ही मार्केट में इन्वेस्ट किया बार बार अपनी ऐप ओपन करेगा, क्योंकि हैंडी होगी ना हर चीज़। NAV क्या आ गई, मेरे स्टॉक का प्राइस क्या आ गया, और जैसे ही वो बार बार देखना स्टार्ट करता है साइकोलॉजिकली वो उसको बेचना स्टार्ट कर देता है, या लॉस में भी और प्रॉफिट में भी। दैट्स वाई सर अपना इंडियन इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर है, इस साइकोलॉजी के कारण पैसा नहीं बना पा रहा है। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये है कि इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जिसको कहते हैं वही प्रॉफिट देगी। प्रॉफिट देगी। तो अब आपने जैसे कि पूछा इक्विटीज़ में, सर इक्विटीज़ में रोज़ का मूवमेंट दिखाई देता है। आज आपने को शेयर लिया 1200 का, वो कल 1230 का हो जाएगा। अच्छा डिफरेंस है सर, लेकिन NAV इतना मूवमेंट नहीं करती। NAV कितना मूवमेंट करेगी? 10 रुपये की NAV है, 10.02, 10.04, 10.10, दैट्स इट। तो ना वो ज़्यादा बढ़ेगी तो ना घटेगी भी नहीं, है ना। तो अपने को टेंटेटिव 16% 17% के आसपास इंडस्ट्री का रिटर्न आ जाता है। मैं आपको बता दूं ये बात, एक डेटा बहुत ज़रूरी, 1979 से सेंसेक्स ने अगर समहाउ 16.70% रिटर्न निकाला है ना सर, इन्वेस्टर अभी तक सिर्फ 9% रिटर्न पे ही बैठा है। तो मार्केट तो रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टर नहीं ले पा रहा, वो सिर्फ इस साइकोलॉजी की वजह से। ये बहुत सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मैं भी सजेस्ट करता हूँ आप म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। रादर 1000 रुपीज़ है, रादर 1 लाख है, रादर 1 करोड़ है, डजेंट मैटर, आप उसको ऐसे ही म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी में एक और शब्द आता है सर, इंडेक्स ट्रेडिंग। जी, उसके बारे में भी कुछ बताएं। देखो इंडेक्स में क्या होता है, जैसे अब मैंने आपको बोला निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, S&P 500, ये क्या करते हैं, इंडेक्स क्या करता है, टॉप 50 कंपनीज़ को उठाएगा। अभी हाल फिलहाल करंट सिचुएशन में उनका परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करेगा और अपने टॉप 50 के में एक निफ्टी इंडेक्स में ला के रख देगा। सेक्टर वाइज बैंकिंग भी आएगा, IT भी आएगा, टेलीकॉम भी आ जाएगा, फार्मा भी आ जाएगा, मेटल भी आ जाएगा, ये सारे सेक्टर आकर के आ जाएंगे। अब मैं वापस, आपने अच्छा सवाल पूछा। अब क्या हुआ, सपोज उस टाइम IT बहुत चल रहा था 2000 से पहले, आपके किसी नोन ने या मेरे किसी नोन ने या इन्वेस्टर ने IT में पैसा डाला, इंडेक्स तो उस टाइम भी था बॉस, लेकिन इंडेक्स वाले को पता था कि IT में बबल आ गया, कोई बात नहीं, मेरे 3 स्टॉक लिए हुए थे, इसी में तो लॉस आया, बाकी 47 ग्रो कर रहे, उसको बाहर निकाल लिया। उस टाइम इन्वेस्टर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये चीज़ नहीं कर पाया, इसलिए लोगों का पैसा वैनिश हो गया। इंडेक्स क्या करता है, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती बॉस, उसको निकाल बाहर करता है, जो अच्छा कर रही होती है उसको अंदर ले लेता है। ये चीज़ आप और मैं या नॉर्मल इन्वेस्टर नहीं कर सकता, इसलिए इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। चाहे आप बैंक निफ्टी में कर लीजिए, सेंसेक्स में कर लीजिए, निफ्टी में कर लीजिए, निफ्टी में कर लीजिए, नेक्स्ट 50 में कर लीजिए। ये इंडेक्स एज ए सूचकांक, निफ्टी ऊपर है, निफ्टी अगर ग्रीन में है ना, इट मीन्स 50 में से 30 शेयर्स आपके ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी अगर रेड में है तो 50 में से 30 या 35 शेयर्स रेड में या नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं उस दिन के लिए। तो कभी भी हम जब क्लाइंट का रिटर्न एज्यूम करते हैं या उसको बताते हैं 10 साल बाद तेरा ये रिटर्न बनेगा, तो हमें कोई बेंचमार्क चाहिए होता है बॉस। हम अकेला कोई भी एक लाइन है, जैसे ये लाइन कब तक बड़ी छोटी अपन नहीं बता सकते जब तक कि इसके पास बड़ी लाइन नहीं हो या छोटी लाइन नहीं हो। रेफरेंस चाहिए, रेफरेंस का काम या बेंचमार्क का काम इंडेक्स करता है। ये होता है सर इंडेक्स ट्रेडिंग, या इंडेक्स को अपन इसलिए वेटेज दिया जाता है, इंडेक्स काफ़ी वेटेज रखता है इन्वेस्टमेंट में। तो करण जी, अपन ने बात कर ली अभी इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की, इंडेक्स फंड की भी बात कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि एक बहुत कॉमन सा मेरे मन में भी संशय है, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का, उस टॉपिक पे बात करें अपन। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और बहुत बेसिक सवाल है ये। मेरे ख्याल से सबके मन में ये सवाल है। उनके मन में सवाल होता है आजकल बचत और निवेश, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ग्रे लाइन है, एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब मैं आपको बताने लगूंगा एंड ऑफ दिस सेशन आप समझ जाओगे कि डिफरेंस बहुत बड़ा है, पर जब अपन इन्वेस्ट करना या सेविंग करना स्टार्ट करते हैं तब अपने को नहीं पता लगता। बस देखो, इन्वेस्टमेंट के
मैं सेविंग की बात नहीं करता। इन्वेस्टमेंट के 3 बहुत बड़े पिलर होते हैं, ट्रस्ट, पेशेंस और डिसिप्लिन। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। पहले अपन बात करते हैं बचत की। सेविंग क्या होती है बॉस? आपने 1 लाख रुपया है आज आपके पास, आप बैंक गए, पोस्ट ऑफिस गए, या आपने अपने अलमीरा में रख लिया। 6% एक टेंटेटिव रिटर्न आता है, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट आता है, ठीक है? बिल्कुल, इतने एफडी पे मतलब आज से 1 साल बाद आपका पैसा 1,06,000, 2 साल बाद 1,12,000 कुछ ऊपर आएगा, थोड़ा हल्का सा सा। अपन कंपाउंड मान लेते हैं, और 3 साल बाद 1,19,000 के आसपास आपका पैसा हो गया। आपने कहा करण भाई यार, आप तो कह रहे हो कि बचत में पैसा बढ़ता नहीं है, ये देखो 1,19,000 हो गए ना। बॉस आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है अभी, या ग्रॉस इंटरेस्ट आया है। इसमें से आपको सबसे पहले टैक्सेशन सेट ऑफ करना पड़ेगा। जिस भी स्लैब में आप आते हो, मैं मिनिमम 10% मानता हूँ। आपके 19,000 पे 10% टैक्स लग गया, 1,900 रुपये आपके गए, आपको नेट रिटर्न क्या बना? 1,17,100 के आसपास आपका रिटर्न बना। अब हुआ क्या इसमें आपके? इन्फ्लेशन तो आपने कहीं बात करी नहीं। हाँ। इन्फ्लेशन अपने इंडिया की टेंटेटिवली 6% के आसपास चल रही है पिछले कुछ सालों से। 6% आपने कमाया, 6% आपका सेट ऑफ इन्फ्लेट हो गया। अब आपका टैक्सेशन तो बचा ही है, तो आपका माइनस में पैसा रहा। दिखने में आपको बॉन्ड पर दिखेगा, अकाउंट में जरूर आएगा 1,19,000 ऑन पेपर, तो बहुत ऑन बढ़िया पेपर लगेगा। आएगा, पर बॉस वो आपके हाथ में नहीं आएगा। बचत कब अच्छी थी? आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, जब महंगाई नाम की चीज नहीं हुआ करती थी, इन्फ्लेशन नहीं हुआ करती थी बॉस, तब बचत बहुत अच्छा था। क्योंकि एफडीज के रेट जो इंटरेस्ट थे, वो आप अपने फादर साहब से पूछिए, 8-9% मिलते थे। नहीं बॉस, 14-16% रिटर्न मिलता था। 14% अगर बैंक रिटर्न दे रही है, 12% अगर बैंक रिटर्न दे रही है, तो आपको सच में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। चलो मैं कहता हूँ उस टाइम महंगाई 4% थी, तो भी 8% तो आपके घर में आए। ये होता है बचत। लेकिन आज के डेट में बचत में लोग क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाला, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी वट एवर इज द अमाउंट, और एक सर्टेन इंटरेस्ट पे डाल देते हैं, और वो मेंटली पीस हो जाते हैं, मेंटली काम हो जाते हैं कि मेरा पैसा तो बढ़ रहा है। बट बहुत एक्चुअली वो पैसा नहीं बढ़ रहा, उस पर हर साल डेंट ही लगता जा रहा है। ये हो गई सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप किसी पैसे को निवेश करते हो, कुछ साल तक कंटिन्यू निवेश करते रहते हो, और वो पैसा एक टाइम में आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। बचत में आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में पैसा आपके लिए काम करना स्टार्ट करता है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। सपोज आपका या मेरी 7 साल की बेटी है, मैं उससे पूछता हूँ कि आज उसको चॉकलेट बहुत पसंद है। मैंने उससे पूछा कि आज चॉकलेट ले लो मुझसे, तुम्हें 2 चॉकलेट दूंगा, कल लोगी तो 3 दूंगा। आप बताओ बच्ची क्या करेगी? मोस्ट प्रोबेबली आज ही ले लेगी। एग्जैक्टली, नहीं। इन्वेस्टर भी, बचत वाला यही सिस्टम है। वो सोचे कि 2 है, आज मैं ले लेती हूँ, है ना? कल पापा दे या ना दे, सही है नहीं है? अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट के जो मैंने 3 पिलर बताए थे उसको इलेबोरेट करता हूँ। ट्रस्ट इश्यू, जब मेरी बिटिया को मेरे ऊपर नहीं है कि कल पापा 3 दे या ना दे, आज तो 2 अंदर रख लो, तो बॉस इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट होना, क्लाइंट का अपने एडवाइज़र के ऊपर, एडवाइज़र का फंड मैनेजर के ऊपर, फंड मैनेजर का अपनी टीम के ऊपर। आप समझो सबसे पहला जो पिलर है वो ट्रस्ट होना बहुत अनिवार्य है इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि बैंक में आप जाते हो ना, बैंक में क्या होता है, निर्धारित होती है चीज़ें। आप बैंक में गए, आपने रुपए दिए, परसेंटेज फिक्स होती है, आपको बॉन्ड देते हैं और आपको वो बॉन्ड घर ले आते हो। क्योंकि आपको बैंक एक तरफा डिसाइडेड है कि मैं 6% इंटरेस्ट दूंगी, फ्लक्चुएबल नहीं है, मार्केट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका ट्रस्ट उस बॉन्ड पे बन गया कि मुझे इस मैनेजर ने बोला है 6% रिटर्न आ रहा है। ये ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट में, लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटीज़ में बिल्ड करने में बहुत टाइम लग रहा है स्टिल आज के डेट में भी। जबकि कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, लोगों के हाथ में इंटरनेट इतना एक्सेसिबल हो गया है, फिर भी लोग ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूँगा मैं, और ये मेरा पर्सनल आप बीती है। हम रणथंभौर गए थे 2018 में, जनवरी में। आपको पता है रणथंभौर आदमी क्यों जाता है? बाघ देखने, सफारी के लिए जाता है, टाइगर देखने जाते हैं। हम 4-5 लोग थे, मतलब 2-3 कपल थे। सुबह पहले निकले कि सुबह सुबह चलो, शेर या चीता जो भी टाइगर है वो बाहर निकलता है, दिखाई देगा, और 1.5 या पौने 2 घंटे की सफारी थी। हमने कहा ठीक है चलते हैं। हमारे वहाँ 3 दिन का स्टे था। हम पाँचों के पाँचों गए, एंथुसियास्टिक थे कि
टाइगर दिखेगा, टाइगर दिखेगा। आपको पहले जो गाइड होता है वो पहले ही गाइड कर देता है कि 2 घंटे की सफारी है, टाइगर दिख भी सकता है, टाइगर नहीं भी दिख सकता। एडवाइजर क्या बोलता है, मार्केट ऊपर भी जाता है, मार्केट नीचे भी आ सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। हम सफारी में जो कैंटर वेंटर या जिप्सी होती है उसमें बैठ गए। 15-20 मिनट बाद क्यूरियोसिटी आई, अरे यार आया नहीं। पौने घंटे बाद वो जो हमारा गाइड है वो बोलता है कि देखो ये चीते के पैर के निशान है, ये टाइगर के पैर के निशान है, इट मीन्स आसपास है। हमारे को इच्छा जनरेट हुई हमारी, और उम्मीद, एंग्जाइटी आई, एक्साइटमेंट आया कि अब चीता देखने को मिलेगा। इसी तरह जब मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आता है तो लोग सोचते हैं कि अरे वाह यार, अब हमारा पैसा बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन 15-20 मिनट तक नथिंग, वहाँ कुछ नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा ये देखो ड्रॉपिंग्स दिख रही हैं टाइगर की। भाई यहाँ स्टूल करके गए और फ्रेश भी है, ताज़े भी है, इसका मतलब आसपास मिलेगा। फिर हम एक्साइटेड हो गए, फिर देखने लगे, नहीं मिला। बस लगभग 1.5 घंटा, 1.25-2 घंटे निकल चुके थे। 2 घंटे होते होते हमारे दिमाग में आ चुका था, गाइड झूठ बोलता है, पैसा बनाने के लिए ये लोग ऐसे ही बोल देते हैं, यहाँ टाइगर वाइगर होता ही नहीं है। सबके दिमाग में नहीं आया, एक आधे मैंने कहा नहीं रे यार ऐसा, सब मैंने भी बोला, मैंने कहा नहीं होता यार ऐसा, आज नहीं देखा, हो सकता है दोपहर में इन्होंने एक और शिफ्ट रखी हुई थी कि दोपहर में गर्मी लगती है तो पानी पीने बाहर आते हैं, दोपहर में वापस आएंगे। अब जब वापस आ रहे थे तो उसमें से एक बंदा था, उसने कहा अरे काम करो, सुबह मेरे 2-2.5 घंटे खराब हो गए, मैं तो नहीं जाने वाला, तुम लोग चले जाओ। क्विट कर लिया उसने। क्विट कर लिया। इन्वेस्टर ने बोला मार्केट नहीं बढ़ेगा, मेरे को यार वापस एफडी में ही जाना है यार, मैं वहाँ पर सेफ हूँ। ठीक है, वापस निकले हम। उसने, वही गाइड ने मुझे वापस से, हमने कहा गाइड मनहूस है, गाइड अच्छा नहीं है, दूसरे के साथ चलते हैं। दूसरे के साथ में भी वही, जैसे ही बैठने लगे 2 घंटे लगेंगे, शांति रखना, हो सकता है दिख जाए, हो सकता है नहीं दिखे सर, टाइगर कम है, एरिया बहुत बड़ा है और रोड भी अलग अलग होते हैं, आपको सेक्टर है उसमें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम बैठ गए वापस, हम अब 5-6 जने थे, 5 जने बैठ गए, करते गए यही समय आया वापस। 1 घंटा, आधा पौना घंटा निकल गया। वो बंदा बोले कि सर आने वाला है। 1.25-2 घंटे तक इंक्लूडिंग मेरे जितने भी फ्रेंड थे, मैं नहीं था, क्योंकि मेरा ये था कि देख के जाएंगे, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अनुभव तो मिलेगा। बिल्कुल। 1.25 घंटे बाद मेरे सारे साथ वाले बोलने लगे कि नहीं है भाई, झूठ बोल रहा है। बस उसके बोलने के 5 मिनट बाद उसने, गाइड ने जिप्सी वाले को बोला, होल्ड किया कि धीरे धीरे हमें चुप करने का इशारा किया और बोला पीछे देखो। जैसे ही बॉस हमने साइड में देखा, वहाँ से टाइगर इत्मीनान से चल रहा था, बिल्कुल इत्मीनान सामने। हमने फ़ोटो वगैरह, वीडियोग्राफी जो भी करनी थी हमने करी। और मैंने ये एग्जांपल, लाइव एग्जांपल खुद का ये सोचा, इसको मार्केट से कनेक्ट किया बॉस, कि लोग जिस दिन, अब हमारा ट्रस्ट टूट चुका था ना, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर लूँ, उस 2 बार में मेरा ट्रस्ट टूट चुका था। किससे? या मेरे दोस्तों का ट्रस्ट टूट चुका था, कपल्स का, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जो मैंने पिलर बताया था ना, वो ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट रखा, पेशेंस रखा। हाँ, पेशेंस तो दूसरे नंबर पे आ रहा है। हाँ। जैसे ट्रस्ट रखा, दिखा ना, हमारा ट्रस्ट वापस बिल्डअप हो गया कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं होता, दिखता है। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अब मैं आपको मैंने आपको बताया था, होटल में जाते हो आप 20 मिनट वेट करते हो, बस वो पेशेंस रखना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट में। पेशेंस रख लिया आपने। अब तीसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन। पहले साल रिटर्न नहीं बना, दूसरे साल रिटर्न नहीं बना, 5वें साल, तीसरे साल रिटर्न नहीं बना, अपन मानते हैं। सबसे पहले जब पेशेंस डगमगाता है ना, तो ट्रस्ट टूटता है। ये मान के चलिएगा। स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल एडवाइजिंग में मैं आपको बिल्कुल अपने व्यूअर्स को भी ये टिप देना चाह रहा हूँ, जहाँ आपका पेशेंस डगमगाया, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब तक ट्रस्ट टूटता है, पेशेंस डगमगाता है, बहुत तीसरा पिलर बसा है डिसिप्लिन, उसको तो आप भूल ही जाइए, उसको आने में तो बहुत टाइम होता है, पिक्चर में नहीं है। लेकिन जिस इन्वेस्टर ने, जो मैं आपको 2% इन्वेस्टर की बात कर रहा था, उसका ट्रस्ट भी बना आपका, फिर आपने पेशेंस भी रखा। तीसरा होता है डिसिप्लिन, कि आपको नियमित या रेगुलर मार्केट में बने रहना है, इन्वेस्ट करना है। तो बहुत बचत में आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं माइनस में जाता है, आपका पैसा नहीं बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपने इन 3 पिलर्स को फॉलो कर लिया, बॉस मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, आप मेरा इन्वेस्टर क्या, इंडियन इन्वेस्टर क्या, 100% पैसा बना के निकलेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बचत या सेविंग और इन्वेस्टमेंट में। बॉस बहुत ही अच्छे तरह से समझाया आपने, मेरे ख्याल से मतलब इतने अच्छे से मैंने तो आज तक नहीं समझा था इस टॉपिक को।
मेरे पर्सनली बताओ, मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा ये सुन नहीं के। नहीं होता है, लोग नहीं कर पाते हैं, पेशेंस इतना नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं कर पाते लोग कि भाई मैं अपना हार्ड एंड मनी आप मुझे क्यों दोगे। इनफैक्ट आपसे ही मैंने सीखा है कि जो ट्रस्ट, पेशेंस, डिसिप्लिन ना केवल मार्केट में, अपने को अपने लाइफ में भी हर जगह। अब आप उसमें, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब गोइंग हो, आप चाहे कुछ भी करते हो, चाहे रिलेशनशिप रिलेशंस हो, उसमें भी आपको ये 3 तो ट्रस्ट पिलर। मेंटेन करना बहुत जरूरी। ट्रस्ट मेंटेन होगा ना, आज आपका अपने बेटर हाफ पर ट्रस्ट है, उन्होंने कोई चीज़ गलत बना दी, मैं बात करता हूँ खाने की, ठीक है, नमक ज़्यादा डल गया, अपन एक छोटा सा एग्जांपल, अभी लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। आपका उन पर ट्रस्ट है ना कि यार उन्होंने जानबूझ के नहीं किया होगा, हो सकता है डबल डल गया हो, कोई बात नहीं, आपने वो खाते हुए पेशेंस रखा है ना, आपने खाते हुए कुछ भी नहीं बोला है ना, जैसे ही मैम खाएंगे ना उनको लगेगा नमक ज़्यादा है, सर ने कुछ बोला नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप पैदा हो जाएगा कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी। देखा सर, ट्रस्ट, पेशेंस और डिसिप्लिन, आप सही कह रहे हैं कि आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो जो 3 पिलर है, ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ये लाइफ के पिलर्स हैं। बिल्कुल लाइफ के पिलर्स हैं ये। बहुत बढ़िया बात करी। इसी को अब आगे पॉडकास्ट में नेक्स्ट बात करेंगे अपन, कुछ सेक्टर्स के बारे में अपन बात करेंगे जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले हैं, या कुछ सेक्टर जो खराब सेक्टर है, अपन दोनों एस्पेक्ट लेते हैं, दोनों की बात करते हैं। देखो बॉस, डिफेंस सेक्टर ने ना, मैं अगर पास्ट 1-2 साल की बात करूं तो बहुत निराश किया। डिफेंस सेक्टर ने, मैं स्टॉक्स का नाम नहीं, जबकि अपने बजट में डिफेंस का एक बहुत मोटा हिस्सा होता क्या है बॉस, हालांकि गवर्नमेंट ने पंप एंड डंप नहीं किया, लेकिन जैसे इन्वेस्टर क्या है, बहुत ज़्यादा ये जो रील्स, मैं आपको वापस कहूँगा, जो इन्फ्लुएंसर है ना, मैं कहता हूँ 80% इन्फ्लुएंसर से बच के रहना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, फरवरी से पहले डिफेंस सेक्टर में इतना लाख करोड़, इतना 1000 करोड़ पंप होएगा, आप ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, हुआ, मार्केट क्रैश हुआ, या डिफेंस सेक्टर में वो मज़ा नहीं आया, बूम ही नहीं आया, और वो सेक्टर पिट के रह गया। देखो, अगर आप, मैं अपने इन्वेस्टर्स को या आपके व्यूवर्स को एक ही बताना चाहूँगा बात, कि अगर आपको आने वाले 3-4 सेक्टर साल में सेक्टर वाइज अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस मैं आपको फिर वही बोलूँगा, रूटीन चीज़ें जो चल रही है ना। बहुत बढ़िया बोला था आपने, उठते ही मोबाइल देखते हो, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट, बीमार होना आदमी नहीं छोड़ सकता बॉस। आजकल की जो रूटीन चल रहा है, दिनचर्या है, बिल्कुल आप अपना कुछ हिस्सा मेडिकल में या हेल्थ केयर में डाल दीजिए। लोन जितना ज़्यादा बुक बढ़ेगी ना बैंक्स की, लोन लेने का मतलब है मार्केट में पैसा आएगा, आप बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाल सकते हो। देखो एनपीए होगा नहीं होगा ये डिफरेंट मैटर है यार, वो तो अपन उसमें हर बार नेगेटिव सेंस में नहीं जाएंगे। आज पैसा आपने लिया, गाड़ी ली, गाड़ी वाले को पैसा दे दिया, फिर तेल भराओगे उसमें, पेट्रोल उसमें दोगे, हवा भरोगे, मतलब आप मार्केट, बैंक से पैसा उठा करके जब मार्केट में आना स्टार्ट होगा तो मार्केट भी बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर बॉस, आने वाले इंडिया का 5-10 साल बहुत अच्छे हैं। रोड्स बनेंगी, बड़ी बड़ी प्रीमाइसेस बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ओवरब्रिज बन रहे हैं, जैसा कि भारत माता अभी चल ही रहा है, काफ़ी बन चुका है और भी बन रहा है, 6 लेन बन रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में अपन जा सकते हैं। तो इस तरीके से 2-3 सेक्टर ये मैं बार बार कहूँगा, ज़्यादा सेक्टर्स और ज़्यादा शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करें। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं टाइम देना मार्केट को, या मुझे नहीं ध्यान देना है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अपन बात करेंगे जो मार्केट का जो मूवमेंट आ रहा है, एक तो आपने रीजन बताया था जियोपॉलिटिकल जो अभी चल रहा है, इसके अलावा और भी कुछ रीजंस है, यूएसए, चाइना, जो अपना जो रुपया कमजोर हो रहा है ना सर, वो भी एक बड़े फैक्टर्स में से है कि अपना जैसे जैसे डॉलर मजबूत होता है तो रुपया कमजोर हो रहा है, तो अपनी इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं उसमें भी डेंट लग रहा है। और चाइना तो बॉस अभी जो उसने कल किया है, वही मैं आपको 34% इम्पोज कर दिया, उसके कारण तो अभी नेक्स्ट वीक जो पूरा है वो काफ़ी आपको उठा पटक या डाउनवर्ड मूवमेंट मैं वही बोला कि आपको पटक ही देखने को मिल सकती है। पर मैं आपके व्यूवर्स को एक ही बात बोलूँगा, पेशेंस, ट्रस्ट रखो अपने एडवाइज़र पर, पेशेंस रखो, मार्केट आज नहीं 2 महीने बाद 3 महीने बाद मूवमेंट ऊपर आना ही है, और डिसिप्लिन रखो, अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहो। क्योंकि सर जब भी आप पैसा डालते हो, या मेरा इन्वेस्टर या आपके व्यूवर पैसा डालेंगे, वो एक दिन, एक महीने, एक साल के लिए नहीं डालते। मैं उनको ये भी टिप देना चाहूँगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है व्यूवर्स, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। सपोज कीजिए आपकी 25 साल की एज है, नई शादी हुई है, आप सबसे पहले अपनी कार के लिए एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर के लिए SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के लिए SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जब 3-4 साल बाद आप गॉड की ब्लेसिंग्स आती हैं, आपके घर पे कोई चाइल्ड आता है, तो उसकी एजुकेशन के हिसाब से भी आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बस अब आप मुझे बताओ, बच्चा क्या
एट वंस या एक साल में 20 साल का हो जाता है क्या? नहीं नहीं, तो ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस ग्रेजुअल प्रोसेस है जब आपका, तो आपको 20 साल के लिए पैसा डाला आपने, तो आज आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? रिटायरमेंट अपन एक मानते हैं 60 to 55 एक रिटायरमेंट एज है। जब आप 35 साल के हैं, आपको रिटायर ही 55 में होना है, तो आज आप मार्केट गिरने से पैनिक क्यों कर रहे हैं? आपको गाड़ी 25 साल के थे, आपको 32वें साल में लेनी है या 30वें साल में, आज अगर मार्केट गिर रहा है तो आप पैनिक क्यों कर रहे हैं? जब तक आप इन्वेस्टमेंट के साथ कोई गोल अटैच नहीं करोगे, ये पैनिकनेस आपको, आपका ट्रस्ट तोड़ेगी, आपका पेशेंस तोड़ेगी, आपका डिसिप्लिन तोड़ेगी, और एंड ऑफ द डे आपको रिटर्न नहीं बनाने देगी। इसलिए सर मार्केट में आपको बने रहना ज़रूरी है। और ये जो फैक्टर्स हैं सर, ये हर तीसरे साल आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट बूम आया था 2014 में, बहुत, जब मोदी जी ने फर्स्ट टाइम ओथ ली थी पहले कार्यकाल पे उनकी। 2016 में जैसे नोटबंदी आई, डिमोनेटाइजेशन आया, मार्केट गिर गया। फिर 2020 में आपका रिकवर आया था। ये 2020 में कोरोना की वजह से गिरा, टूट गया था, जिससे वी शेप भी कर आई, टूटा। और फिर 2 महीने में 2020 के बाद से लेकर के 2024 सितंबर तक जितने इन्वेस्टर आए, बस उन्होंने मंदी देखी ही नहीं। पैसा बनाया। उनको लगा कि यार इसमें पैसा डालो, 100 के 200 500 400 आराम से हो रहे हैं। उनके लिए मैं बोलूँगा कि ये झटका ज़रूरी था, क्योंकि इन 3 सालों में मैं अगर बात करूँ 21 से 24 तक, बस वर्स्ट मंथ भी बताऊँगा ना मैं आपको, वर्स्ट मंथ तो भी प्लस में 5.7% रहे। और उससे पहले अगर मैं बात करूं वर्स्ट मंथ की, 38% मार्केट एक महीने में गिरा है। अब आप समझो बॉस, आप और मैं पहले से इन्वेस्टेड हैं। जो इन्वेस्टर कोरोना के बाद आया वो 2020-21 से आया, 24 तक उसने जो सबसे गंदा महीना अपन बोलते हैं, सबसे बुरा महीना देखा जिसमें मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, वो भी पॉजिटिव 5.7% था। तो उसके दिमाग में इसको लेकर तो आ गया, ये तो भैया एक खजान मिल गई अपने को कि आप यहाँ से खोदते रहो और पैसा आता रहेगा। ऐसा नहीं होता बॉस, मार्केट हमेशा अप एंड डाउन मूवमेंट करता है और अल्टीमेटली वो आपको अप ही दिखता है। तो एक करेक्शन आता है, मतलब ये जो कहते हैं ना बार बार डाउन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं करेक्शन है। फेक इन्वेस्टर और फेक ट्रेडर को निकालने, मैं मानता हूँ कि ये सबसे बढ़िया तरीका है कि 3-6 महीने मंदी के ले आओ, तो जो ये पंप एंड डंप वाले सारे होते हैं ना, इन पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, एक्चुअल इन्वेस्टर बनता है, लंबे समय के लिए पैसा टिका रहता है बाजार में। फॉरेन इन्वेस्टर भी धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देगा, वो भी इस पैनिक की वजह से निकला था। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बॉस इस मार्केट को मूवमेंट के लिए। सिर्फ एक स्पेक्यूलेटर भी होता है, हेजर भी होता है, इन्वेस्टर भी होता है, एफआईआई भी होता है, डीआईए भी होता है, फिर उसके बाद डॉलर एंड रुपी डिफिशिएट हो रहा है, वो हो गया, आरबीआई की पॉलिसी होगी, फेड की पॉलिसी होगी, अभी ट्रम्प साहब ने कुछ बोल दिया, उसका रिजल्ट आपने देख लिया, वॉर जो चल रहा है, बस वॉर चल रहा है। देखो वॉर का तो अब 4 साल हो गए, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा, वो शुरू में 3-6 महीने आया। इसमें क्रिप्टो का भी कोई रोल है? स्टॉक मार्केट में नहीं है, क्रिप्टो से कोई लेना देना नहीं है, पर क्रिप्टो में भी जब डेंट आता है ना बॉस अपना मार्केट, तो इतने सारे फैक्टर अपने को पता तो है। क्रिप्टो में जब कुछ ऊपर या नीचे होगा ना, आप और मैं मतलब जज ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हुआ है, क्योंकि रेगुलेटरी नहीं है इसके पीछे, कोई बेस नहीं है। माइनिंग कर रहे हो आप, माइनिंग करते करते आपने किसी क्रिप्टो का रेट बढ़ा दिया, और कुछ तो नहीं है ना। तो जब तक इसका कोई रेगुलेटरी अच्छे से नहीं हो जाती, मैं अपने क्लाइंट्स को तो क्रिप्टो से दूर रखने की बिल्कुल हिदायत देता हूँ, एडवाइस देता हूँ। करण जी, आपके साथ बात करके इतना मजा आया, मतलब से मुझे पूरी उम्मीद है पब्लिक को भी खूब मजा आएगा ये एपिसोड। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे कुछ जो इनपुट्स दिए हुए वो पब्लिक को भी अच्छे लगे। मेरे ख्याल से आपने जो इनपुट दिया, जो हम जनरल रील देखते हैं जिसमें कोई टिप दे रहा होता है, ये ले लो वो ले लो, अपन ने वैसा कुछ नहीं चल के, अपन ने पिलर्स की बात करी कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए अपन को और क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से और कोई भी टिप से ज्यादा जरूरी चीज थी। उसमें क्या होता है ना कि सामने वाले का कुछ भी नहीं लग रहा, वो बोल के निकल गया, आप उसको जानते नहीं, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते। पर जो हमारा इन्वेस्टर हमारे पास आता है वो बहुत उम्मीद से आता है, उसको हमारा ऑफिस पता होता है, उसको हमारा नेचर पता होता है, और हमें भी पता होता है वो बहुत हार्ड एंड मनी ला रहा है। तो हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते कहीं पर भी कि भाई ये कर लो वो कर लो ऐसे कर लो, उसका तो देखो सर इम्पैक्ट रहेगा। बाकी अगर एक लास्ट टिप की बात करूँ आपके व्यूवर्स को, प्लीज़ आप यूट्यूब और रील्स को फिर इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए। आपको कुछ अच्छा देखना है तो आप गूगल यूट्यूब पे मिस्टर कीर्तन शाह, मिस्टर कृष्ण शर्मा, इन तरह को आप फॉलो कीजिए, वो बहुत अच्छा इनपुट देते हैं सर। ये बहुत ही अच्छी बात बताई इन्होंने, और साथ में इन्होंने एग्जांपल भी दे दिया कि आपको किसको देखना चाहिए और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से कैसे बचना चाहिए। तो
करण जी, आज वाला एपिसोड रैप अप करने से पहले आपके साथ एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, रैपिड फायर टाइप का एक राउंड करेंगे। क्या बात है। आपको सिर्फ यस और नो में बोलना है। श्योर। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक से सबसे पहला क्वेश्चन, गोल्ड या इक्विटी? इक्विटी। प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। क्रिप्टो, यस और नो? नो। हमेशा के लिए? हमेशा। क्योंकि बहुत अभी हाल फिलहाल के लिए देखो, जब तक रेगुलेटरी नहीं बनती तब तक नो, प्रोहिबिटेड कंप्लीटली। F&O करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। इंडेक्स फंड? ग्रीन सिग्नल। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे यहाँ पे आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिंक पोर्ट को बहुत ढेर सारी बधाई। थैंक यू।